प्रिय छात्रों, आइए एक बार पुनः विद्यार्थी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत समास पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक व्याकरण जो सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम है। तो आइए पढ़ते हैं कक्षा 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत समास। तो ये समास का शाब्दिक अर्थ है समास शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। जी हाँ, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। जी हाँ, ध्यान दें, समास में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। जी हाँ, पुनः जानते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? संक्षेपीकरण किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं या समास कहते हैं। समास के जो नियम होते हैं या समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। या ये कह सकते हैं समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? संक्षेपीकरण किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों या शब्द को समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? नए सार्थक शब्द जो होते हैं, कौन से? नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं, समास कहा जाता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद, समास के नियमों से बना पद समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? सामासिक शब्द कहलाता है। आइए अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। जी हाँ, समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसको इस प्रकार में पढ़ सकते हैं। अब तक दादा, ध्यान दें, आ से अव्ययी भाव,
बा से बब्री, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से दिक्। ये ध्यान रखिएगा कि ये पहचानने की ट्रिक है। यहाँ पर दिक् का बड़ा से अर्थ मत लगाइएगा, ये एक ट्रिक है। ये लिखने की जो है एक जो है ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं। जैसे द्वंद्वी, अब तक, तो द्वंद्व, दिक्, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। ध्यान रखिए। अब यहाँ भी छोटी की मात्रा लगी है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये भी एक ट्रिक है आपको समझने की। नहीं, द्वंद्वी में बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन यहाँ हम आपको ट्रिक याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि द्वंद्वी अब तक यानी कि द्वंद्व, दिक्, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। इस तरह समास के जो है वह 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव, पहला क्या है? अव्ययी भाव। दूसरा है तत्पुरुष, जी हाँ, दूसरा क्या है? तत्पुरुष। तीसरा कर्मधारय, जी हाँ, तीसरा आपने पढ़ा कर्मधारय। और चौथा है दिक्, और पांचवा है द्वंद्व, और छठवां है बहुव्रीहि, समास। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। अभी इसकी हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि द्वंद्वी अब तक या अब तक दादा के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, और पूर्व पद कह सकते हैं, प्रथम पद कह सकते हैं, पहला पद कह सकते हैं। इसमें जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है, ध्यान रखेंगे। और इसमें उत्तर पद जो है वह ध्यान देने की आवश्यकता है, गौण होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास। ध्यान रखेंगे कि इसमें पहला पद क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, और अव्यय शब्द, अव्यय शब्द जुड़ा होने के कारण जो है पूरा पद जो है वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। अव्यय होने के कारण, अव्यय शब्द जुड़ा होने के कारण पूरा पद जो है अव्ययी भाव समास बन जाता है। तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है, और दूसरा
दूसरा पद जो है वह गौड़ रहता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास का विग्रह। तो जैसे आजन्म, आजन्म, तो हमने पहले बताया है आपको कि आ धन जन्म है ना, आ धन जन्म, आजन्म, आ जन्म यानी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। अब इसमें अव्यय शब्द जुड़ा होने के कारण यह अव्ययी भाव समास हो गया है। इसी तरह जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, अनुरूप, अन रूप, रूप के योग। इसी तरह जैसे है हर पेट, है ना, हर पेट, हर पेट, तो पेट भर क्या हो जाएगा, पेट भर या पेट भर के। प्रतिकूल, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, तो ये हर पेट, पेट भर के, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द। ये भर जो है ये अव्यय है, और अव्यय शब्द जुड़ा होने के कारण पूरा पद अव्ययी भाव का काम करता है या अव्यय की तरह होता है, और ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूरा पद अव्यय की तरह काम करता है और यह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास, या इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए दूसरी समास की ओर चलते हैं। दूसरी समास है आपकी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, इसमें पूर्व पद की नहीं उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है इसमें, और कारक जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होते हैं, उसका जो है लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। इसी तरह जो है जैसे रचनाकार, रचनाकार, रचना करने वाला, रचना करने वाला। ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। चिन्ह का लुप्त होना ये क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास का। विभक्तियों के बीच से कारक चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के नामों के जो भेद हैं वह कर्म तत्पुरुष, जिसको द्वितीया तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है। किसका लोप होता है, को का लोप हो जाता है इसमें। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो ये हो जाएगा
यश को प्राप्त, किसको? यश को, यश का। यहाँ पर को विभक्ति का लोप होगा, ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी तरह ग्रामगत, ग्रामगत या ग्रामगता कह सकते हैं। गांव को गया हुआ, किसको? गांव को गया हुआ, ग्रामगता। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम अगला जो तत्पुरुष समास का हमारा भेद है वह है करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। ध्यान रखिएगा, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष में क्या है? इसको तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसमें करण कारक की जो विभक्ति होती है से या के का लोप होता है। किसका होता है? से या के का लोप होता है। से या के का जो है क्या होता है? लोप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर करुणापूर्ण, 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 करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है, ये से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे भाई मुक्त, क्या है? भाई मुक्त, तो ये हो जाएगा भय से मुक्त। किससे मुक्त? तो भय से। याद ध्यान रखिएगा, से या के द्वारा जो है लोप हो रहा है। किसका? से या के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर रचित, सूर रचित, तो ये हो जाएगा क्या? सूर के द्वारा रचित। किसके द्वारा? सूर के द्वारा रचित। किसके द्वारा? सूर्य, यानी कि सूर्य मत पढ़ना इसको, सूर के द्वारा रचित, है ना? या सूर के द्वारा रचित। अब इसके बाद आते हैं, अगला है आपका करण तत्पुरुष के बाद जो है अब पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है। करण तत्पुरुष के बाद अब आप देखिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना? तो इसमें क्या है? के लिए का बोध होगा। किसका होगा? संप्रदान। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, तो इसमें जो है के लिए का बोध होगा। किसका? के लिए, के लिए इसका बोध होगा। इसमें संप्रदान के लिए का बोध होगा और यह चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत कहलाएगा, या इसको चतुर्थी तत्पुरुष भी कहेंगे। यह चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। अब इसी तरह देखेंगे कि इसमें संप्रदान कारक विभक्त के लिए का बोध लोप होता है। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। अब ध्यान रखेंगे, अब ये के लिए का बोध हो गया तो ये हो जाएगा स्नान घर। क्या हो जाएगा? स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब इसी तरह जो है अगला जो हमारा है वह है अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान, अपादान, अपादान तत्पुरुष। ये अपादान तत्पुरुष में, अपादान तत्पुरुष में किसका बोध होता है? ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है से का बोध होता है और अलगाव
होता है या अलग होने का बोध होता है। किसका? अलग होने का। अपादान तत्पुरुष में अलग होने का बोध होता है। जैसे धनहीन, धनहीन ये हो जाएगा आपका धन से हीन। किससे? धन से हीन। धन है, धन से हीन अलग होने का बोध हो रहा है। जैसे पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट है ना। इसी तरह जैसे पद से च्युत यानी पदच्युत, ठीक है। देश निकाला, ठीक है, देश से निकाला मतलब अलग होने का जहां पर बोध होगा वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। इसके बाद अगला है संबंध तत्पुरुष। इसको षष्ठी विभक्ति भी कहते हैं। क्या? संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष इसको षष्ठी विभक्ति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? षष्ठी विभक्ति। इसको षष्ठी विभक्ति भी जो है कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, राजापुत्र, ठीक है। इसी तरह देश की रक्षा, देश रक्षा। इसमें क्या है कि का, की, के का लोप होता है। का, की, के इत्यादि का लोप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान देंगे, जैसे गृह स्वामी, क्या है? गृह स्वामी तो गृह स्वामी कह सकते हैं, ग्रह नहीं, गृह स्वामी। तो गृह माने घर, घर का स्वामी, ठीक है। इसी तरह विद्यासागर, विद्या का सागर, ठीक है। अब अगला है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, ये अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जैसे इसमें क्या होता है कि अधिकरण तत्पुरुष में पर इत्यादि का लोप होता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिकरण तत्पुरुष में इस विभक्ति में या पर लोप हो जाता है। अब एक और है नज तत्पुरुष, तत्पुरुष। इसमें जो है क्या होता है कि जिस समास या समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, ध्यान देंगे नज तत्पुरुष में जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक है ना, संख्यावाचक निषेधात्मक है ना, नज निषेधात्मक, निषेधात्मक जो है या नकारात्मक शब्द आ जाए। जैसे आ, अम, ता, गै आदि। नन निगेटिव है ना, नकारात्मक कह सकते हैं। नकारात्मक जो है आ जाए, नकारात्मक। जैसे अधर्म है ना, अधर्म अनिष्ट। मतलब कि कहने का भाव ये है कि यहाँ पर नकारात्मकता आ जाएगी, वहां पर कौन सी समास होगी? नजर, ठीक है। अब आइए कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, वहां पर जो है कर्मधारय समास होती है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय। इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है और इसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है?
उत्तर पद की। तो इसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, तो चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह कनक लता, कनक किसी लता, कमल नयन, कमल के समान नयन, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। इसी तरह जो है मृग नयन, मृग के समान नयन। इसी तरह चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, है ना। हमने पहले बताया कि इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है। और इसी तरह देखिए जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महादेव, महान है जो देव। इसी तरह अधमरा, आधार है जो हमारा, और परमानंद, परम है जो आनंद। तो ध्यान रखिए कि कर्मधारय समास में प्रिय बच्चों इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास? कर्मधारय। अगला है आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास ध्यान रखेंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं आप समझो सामने ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द्विगु समास, कौन सा समास? द्विगु समास। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद जो है किसी समूह की विशेषता बताता हो, वहां पर जो है द्विगु समास होता है। पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो। संख्या आप जान ही रहे हैं, है ना, 3 4 2 संख्या, संख्यावाची हो। और उत्तर पद जो है किसी समूह की विशेषता बताता हो, वहां पर जो है द्विगु समास होता है। कौन सा समास? द्विगु। इसमें समूह या समाहार भी कह सकते हैं, समाहार का हमें ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के लिए चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाए, चौराहा। 3 राहों का समूह तिराहा कहलाएगा। इसी तरह तिरंगा, 3 रंगों का समूह जो है तिरंगा कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे 5 नदियों का समूह जो है क्या कहलाएगा? 5 जो मंदिरों का समूह है, या ये कह सकते हैं 5 नदियों को भी कह सकते हैं, मंदिरों कह सकते हैं। तो 5 मंदिरों का समूह पंचमणि कहलाएगा। 7 दिनों का जो समूह है वह सप्ताह कहलाएगा। इसी तरह कहने का भाव ये है, 3 जो रंग है और 3 रंगों का जो योग है उसको जो है तिरंगा कहा जाता है। चौराहा, तिराहा। अब सब छोड़ो, जैसे 5 वृक्षों का समूह है जो है, तो वह क्या कहलाएगा? पंचवटी कहलाएगा ना, 5 वृक्षों का समूह। तो पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है, तो वहां पर द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। अगला है आपका द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व, कौन सा समास? द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास जो होता है वह क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, या जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो, वहां पर जो है द्वंद्व समास। दोनों पद की प्रधानता होती है और अथवा या लगता है ना। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची, मौसा और मौसी, नाना और नानी। समझ में आ गया? दोनों पदों की प्रधानता। तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होगी
वहां पर बेटा द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा वहां पर। और अगला जो है वह समास है द्वंद्व समास के बाद आगे आती है बहुब्रीहि समास। कौन सी? बहुब्रीहि समास। कौन सी समास? बहुब्रीहि समास जो है यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समस्त पद में क्या होता है कि कोई पद जो है प्रधान नहीं रहता है। प्रधान मतलब मुख्य है ना, हमने पहले बताया है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और ये किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहां पर जो है कौन सी समास होती है? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना? ध्यान रखिए कि वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है ना? तो जैसे उदाहरण के तौर पर लंबोदर है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, ठीक है, लंबा है उदर जिनका। अब यहां पर ध्यान दें अर्थात गणेश, ठीक है, कौन सा? गणेश। यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर दोनों पद जो है विशेष तौर पर ध्यान देंगे, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है या दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है और जो है दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा या उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। इसी तरह चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिनके अर्थात विष्णु, है ना, चक्र लिए हैं कौन ये हैं? विष्णु। इसी प्रकार महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। इसी तरह चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी, चार भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी, ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज है ना, चार भुजाएं हैं जिनकी अर्थात जो है विष्णु। इसी तरह जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो, कौन? प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। इसी तरह पंकज, पंख में पैदा हुआ हो या कीचड़ में पैदा हुआ हो, पंख, पंख माने क्या होता है बेटा? कीचड़। तो पंख में पैदा हुआ या कीचड़ में जो पैदा हुआ हो अर्थात कमल, ठीक है ना। इसी तरह जो है पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, कौन? कृष्ण। पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, तो आपको मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से उठाया था गोवर्धन पर्वत को, तो गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। इसी तरह जो है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका? भगवान शिव का या शिव शंकर का, तो नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। तो अभी हम लोग पढ़े बहुब्रीहि समास, तो पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुब्रीहि समास तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। ध्यान देंगे कि वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो अभी
हमने आपको पढ़ाया समास और उसके भेद। तो समास का अर्थ बेटा हमने बताया था आपको कि संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है ना। तो जहां पर दो या दो से अधिक, जान लीजिए वर्णों के मेल, है ना, वर्णों का मेल संधि कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, और शब्दों का मेल समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। तो दो या दो से अधिक जो शब्द हैं वह मिल करके जो मिल करके बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है और शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। ध्यान रखिए, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो अभी हमने आपको समास पढ़ाया। क्या पढ़ाया हमने? समास। समास आपको हमने पढ़ाया। तो इस प्रकार जो है आप इसको पढ़ डालिएगा और एक बार पुनः विद्यार्थी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है।